नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो। और यूएस ईरान युद्ध विराम ने निवेशकों का कुछ तनाव तो कम किया है, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के सामने कई बड़े सवाल अब भी खड़े हैं। मौजूदा हालात में क्या बाजार में नया निवेश कर सकते हैं? हाँ, तो फिर कहां? क्या वेस्ट एशिया तनाव अर्निंग्स रिकवरी को पटरी से उतार सकता है? इस तेज वॉलेटिलिटी में निवेशक अभी रुके या तेजी का फायदा उठाकर मुनाफा वसूली करे? इस समय कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि निवेश के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं? इन सभी अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैनरा रोबेको एएमसी के CIO इक्विटीज श्रीदत्त भंडवलदार। श्रीदत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आई डू नॉट नो ये क्वेश्चन आसान होगा या मुश्किल होगा, लेकिन सवाल सिंपल कि इस समय मार्केट्स पर व्यू क्या है, करना क्या है इस समय मार्केट्स में? नमस्ते दीपाली। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज, बट इस क्वेश्चन के दो पहलू हो सकते हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हो? अगर आप हिस्टोरिकली देखो और लास्ट 10-20 साल 30 साल देखो, तो कोई भी इंसिडेंस जो हुआ है वो इवेंचुअली 24-36 मंथ्स डाउन द लाइन ऐसा लगा है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। सो हमेशा जब अनसर्टेनिटी आता है, किसी भी फॉर्म में अनसर्टेनिटी आए, उसकी वजह से जब वैल्यूएशंस डिस्प्रोपोर्शनेटली करेक्ट होते हैं, और इंडिया में तो ऑलरेडी लास्ट 2 साल से वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे थे, तो वैल्यूएशंस काफी फेयर जोन में या फेयर से चीप हो गए हैं कुछ पार्ट्स ऑफ मार्केट में। तो आई थिंक अगर कोई 24 से 36 मंथ्स का व्यू ले तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गिवन दी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस। अभी दूसरा तरीका ये है देखने का कि नियर टर्म में क्या हो सकता है। आई थिंक नियर टर्म में ये वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंस है पास्ट इंसिडेंसेस से कोविड जैसा थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे हमें वॉर से इम्पैक्ट नहीं है, बट एनर्जी प्राइसेस के थ्रू जो इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे होने वाला है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे होने वाला है, वो क्लियरली हमारे लिए निगेटिव है। तो नियर टर्म में ये बहुत जरूरी है कि देखा जाए कि वॉर क्या टाइम पीरियड में खत्म हो रहा है। अगर 1-2 महीने में खत्म हो गया तो आई थिंक बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज एन अपॉर्चुनिटी। बट आज जो टाइम है जिसमें लीडरशिप नहीं है ईरान में, तो बहुत क्लियर नहीं है कि जो सीज फायर भी हुआ कल तो कैसे प्ले आउट होगा। और गिवन दैट अनसर्टेनिटी, आई थिंक जो हम हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि ये अनसर्टेनिटी आप लंबे पीरियड के हिसाब से सोचो, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचो, रादर देन कि नियर टर्म में क्या होगा। नियर टर्म में क्या होगा आई थिंक कोई भी आपको डेफिनेटिवली नहीं बता सकता है। जैसे कल सीज फायर हुआ है तो एक अच्छी डायरेक्शनल मूवमेंट है, बट वो बनी रहेगी कि नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये इस समय इवैल्यूएट करना कि वॉर कब खत्म होगी या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इस पर डेफिनेटली कमेंट करना मुश्किल है, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक जो चिंता हमें सता रही है कि इस वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, जिस तरीके से बिजनेसेस पर इम्पैक्ट आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिया है। कई कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी प्राइस हाइक कर रही हैं, कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रही हैं, जो कॉस्ट उनकी बढ़ी है इन वेरियस वेज। क्या ये सब इम्पैक्ट हम अर्निंग्स पर भी देखेंगे क्या? क्योंकि अर्निंग्स इसलिए श्रीदत्त जी, क्योंकि पिछले 4-5 क्वार्टर्स 6 क्वार्टर्स का हाल हम देखें तो हमने अर्निंग्स पर काफी इम्पैक्ट देखा। जब ये इंडिकेशन मिलना शुरू हुई कि अब शायद अर्निंग रिकवरी शुरू होगी, चीजें बेहतर होंगी, तब इस वेस्ट एशिया क्राइसिस ने परेशान अब किया है। डर लग रहा है कि शायद अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। आप कैसे देखते हैं अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अर्निंग्स पे इम्पैक्ट तभी आएगा अगर ये वॉर अगर 2-3 महीना 6 महीना चल गया तो, क्योंकि फिर वो पूरा इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस एंड इंक्रीज इन सम ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, इंक्रीज इन द फ्रेट कॉस्ट, या आपका जो डिसरप्शन होगा सप्लाई चेन्स का, उनका जो इम्पैक्ट होगा वो सब इवेंचुअली कॉर्पोरेट्स के कॉस्ट में आएगा, वो डिमांड में भी आएगा। और उस डिमांड सिनारियो में जो वीक रहेगा उसमें कॉर्पोरेट्स को पास ऑन करना पड़ेगा। सो इट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ कि हाउ मच टाइम दिस वॉर सस्टेन्स। हमारा एज ऑफ नाउ ये व्यू है बेसिस पास्ट इंस्टेंसेस और बेसिस कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस है यहाँ पे 1 या 2 कंट्री इम्पैक्टेड नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा एशिया और इवन यूरोप इम्पैक्टेड है। सो हमें लगता है कि इफ देयर इज इनफ प्रेशर फ्रॉम इकोनॉमिक साइड, there is enough pressure from diplomatic side from all these countries, and there will be some of them are actually very overt. कुछ लोग आगे आके
उसमें इन्वॉल्व है, सम ऑफ द कंट्रीज कुछ पीछे से वो काम कर रहे हैं, बट प्रेशर सब तरीके से है। तो जितना जितना मार्केट पे, इकोनॉमी पे प्रेशर दिखेगा, ओके जितना जितना सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, उतना वो इजीली और उतना फास्टर वो एटलीस्ट बड़े लेवल पे हार्मुज स्ट्रीट के हिसाब से वो वॉर खत्म होगा। और हमें लगता है कि एज ऑफ नाउ हमारा ये मानना है कि ऑलरेडी इनफ प्रेशर आ चुका है। काफी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे ऑलरेडी रेशनिंग शुरू हो गया है। सम ओके फ्रेट कॉस्ट 2 या 3 टाइम हो गया है कुछ कुछ सेक्टर्स में। सो इसका इम्पैक्ट नियर टर्म में अर्निंग्स में आएगा, बट मार्केट इंक्रीमेंटली उसको नेगेटिवली तभी लेगा अगर ये वॉर कंटिन्यू हुआ तो। और हमारा मानना है ओके कि जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है 30 40 50 कंट्रीज की जो इम्पैक्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में हो जाना चाहिए खत्म। हमारा मानना था कि 4 से 6 वीक में हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा खींचा है, बट मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर वो हुआ तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, तो देन मार्केट विल सी थ्रू इट। ओके ओके अच्छा, आपने कहा श्रीधर जी शुरुआत में कि लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सोचना चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो चलिए उसी पर फोकस करते हैं। 2 चीजें आपसे पूछना चाहेंगे कि कंफर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशंस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से? आई थिंक अभी ग्रोथ वैल्यूएशन कॉम्बिनेशन होता है, वो हमेशा कभी भी ग्रोथ या वैल्यूएशन एक पार्ट देख के काम नहीं कर सकते। बट जब मैं ग्रोथ और वैल्यूएशन कॉम्बिनेशन देखता हूँ, तो आई थिंक पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है, कंज्यूमर सेक्टर जो है, काफी सारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पार्ट जो करेक्ट हुआ है, ऑटो है जहाँ पे हमें अच्छा वैल्यूएशन अर्निंग्स कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, आईटी भी वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्ट हुआ है, बट वहाँ पे अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। बट बड़े सेक्टर्स में आई थिंक फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन एंड स्मॉलर सेक्टर्स में सीमेंट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, आई थिंक ये सब सेगमेंट्स है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है। जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं वहां पे ऑफ कोर्स देन उतना लोग ध्यान नहीं देंगे, जब रिकवरी आएगा तब इमीडिएट बेसिस। ओके, तो यानी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फाइनेंशियल एज अ बास्केट हो, ऑटोज हो, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, ये कुछ पॉकेट्स हैं। सीमेंट हुआ एक पॉकेट जहां पर कंफर्ट दिखाई दे रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल थैंक यू, यस शुक्रिया श्रीधर जी आपका आने के लिए शो में, और आपने क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताया मार्केट्स यहाँ से कैसे आप देख रहे हैं, और प्लस एक्सपोजर अगर किसी को लेना है तो किन पॉकेट्स पर फोकस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम यहाँ